अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की मुतनाज़ा ऑडियो और वीडियो की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की सजा मनसूख नहीं कर सकती। साबिक जज अरशद मलिक से मुतल्लिक ऑडियो और वीडियो की तहकीकात के लिए हुकूमती या अदालती कमीशन बनाने का कोई फायदा नहीं है। एहतसाब अदालत के जज की कंडक्ट की वजह से हजारों ईमानदार जजों की सर शर्म से झुक गए। सुप्रीम कोर्ट ने जज वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक 3 दरख्वास्तों पर 3 समातों के बाद तफसीली फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से तहरीर करदा फैसले के सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश किए गए शवाहिद की बुनियाद पर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला मनसूख कर सकती है। कोई दूसरा इदारा, हुकूमती या अदालती कमीशन इसका फैसला नहीं कर सकता। फैसले के मुताबिक मुतनाज़ा वीडियो का नवाज शरीफ को इस वक्त तक फायदा नहीं हो सकता जब तक ये वीडियो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश ना की जाए या जब तक इस वीडियो की असलियत साबित ना हो जाए। फैसले में लिखा गया है कि जब तक वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हो जाता और जब तक शवाहिद पर किसी भी किस्म का शुबा बरकरार रहता है, इस वक्त तक वीडियो को बतौर शवाहिद तस्लीम नहीं किया जा सकता। फैसले में यह भी वाज़ेह किया गया है कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील ज़ेरे इल्तवा है, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही वीडियो को बतौर शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकती है। फैसले के मुताबिक यह फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है कि वीडियो और ऑडियो को शवाहिद के तौर पर अपील का हिस्सा बनाया जाए या नहीं, और यह भी उस वक्त मुमकिन होगा जब ऑडियो और वीडियो को नवाज शरीफ की अपील में बतौर सबूत शामिल करने की दरख्वास्त दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक यह फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही करना है कि क्या वीडियो सामने आने के बाद ट्रायल कोर्ट के जज का कंडक्ट ट्रायल या फैसले पर असरअंदाज हुआ या नहीं। फैसले के मुताबिक अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि जज का कंडक्ट ट्रायल पर असरअंदाज नहीं हुआ, तो ये कोर्ट की स्वादीद है कि वो खुद शवाहिद का दोबारा से जायजा ले और मेरिट पर अपील का फैसला करे, या फिर ये केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दे ताकि फरीकैन के दलाइल सुनकर इस केस का दोबारा से फैसला सुनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह तो वाज़ेह कर दिया है कि अगर जज का कंडक्ट फैसले पर असरअंदाज नहीं हुआ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या रास्ता अपना सकती है। ताहम अदालत ने यह वाज़ेह नहीं किया कि अगर यह साबित हो जाए कि जज का कंडक्ट फैसले पर असरअंदाज हुआ है तो इस सूरत में क्या नताइज सामने आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर छोड़ दिया है। फैसले के मुताबिक जज अरशद मलिक की प्रेस रिलीज और हल्फनामा इनके खिलाफ फर्द जुर्म है। वो ट्रायल के दौरान भी मुल्जिम के हमदर्दों से मुलाकात करते रहे, उन्हें धमकियां और रिश्वत की पेशकश की गई, मगर उन्होंने सुपीरियर अथॉरिटी को आगाह करना बेहतर नहीं समझा। जज अरशद मलिक के इस कंडक्ट की वजह से मुल्क के हजारों ईमानदार और शफाफ जजों के सर शर्म से झुक गए हैं। अहम बात यह है कि फैसले में मुतादिद बार इस बात का जिक्र किया गया है कि वीडियो सामने वालों ने ये वीडियो अदालत में पेश नहीं की, और जब तक ये वीडियो अदालत में पेश नहीं की जाती या इस वीडियो की असलियत साबित नहीं होती, तब तक इसका नवाज शरीफ को फायदा नहीं हो सकता। अदालत ने अपने फैसले में यह वाज़ेह किया है कि ऑडियो और वीडियो को असल साबित करने के लिए इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना भी जरूरी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कुछ केसेस का हवाला भी दिया है जिनकी बुनियाद पर बताया गया है कि किस क्राइटेरिया के तहत वीडियो या ऑडियो बतौर शवाहिद तस्लीम हो सकती है। अदालत के मुताबिक किसी ऑडियो और वीडियो को अदालत में शवाहिद के काबिल बनाने के लिए जरूरी है कि ये वीडियो असली होनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि ऑडियो या वीडियो सबूत कानून शहादत ऑर्डिनेंस के तहत एडमिसिबल हो। वीडियो को बतौर शवाहिद इस्तेमाल करने के लिए यह भी जरूरी है कि जिस शख्स ने वीडियो बनाई हो वो खुद अदालत में गवाही देने के लिए पेश हो। इस हवाले से एक अहम शर्त यह भी है कि वीडियो बनाने वाला पेशेवराना हो, यानी कि वीडियो बनाने वाले शख्स का काम ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो। अगर वीडियो बनाने वाले शख्स ने किसी को ट्रैप करने के लिए वीडियो बनाई हो तो इस वीडियो को बतौर शवाहिद तस्लीम नहीं किया जा सकता। मगर आखिर में यह कोर्ट की स्वादीद है कि वो किस ऑडियो या वीडियो को शवाहिद तस्लीम करती है या नहीं। साबिक जज की वीडियो सामने आने के बाद 1.5 माह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज इस हवाले से फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई सवालों के जवाब तो मिल गए, लेकिन 2 बुनियादी सवालों के जवाब मिलना अब भी बाकी है। अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि साबिक जज अरशद मलिक को किसने और क्यों ब्लैकमेल किया। अरशद मलिक को किसी ने इसलिए ब्लैकमेल किया कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दें, या अरशद मलिक को नवाज शरीफ के हमदर्दों ने इसलिए ब्लैकमेल किया कि वो नवाज शरीफ के हक में बयान दें। दूसरा अहम सवाल जिसका जवाब मिलना बाकी है वो ये है कि क्या मरियम नवाज जो वीडियो सामने लाई थी वो एडिटेड और डॉक्टर्ड है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नून लीग का यह मुतालबा रहा है कि साबिक जज अरशद मलिक के मुतनाज़ा वीडियो की बुनियाद पर नवाज शरीफ के खिलाफ सजा कलअदम करके उनको रिहा किया जाए, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ था कि यह वीडियो एडिटेड है
और जज को बदनाम करने के लिए नून लीग का प्रोपेगेंडा है। लेकिन अहम बात यह है कि वीडियो सामने आने के 1.5 माह बाद भी हुकूमत या हुकूमती इदारों ने अब तक वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कराया है और ना ही नून लीग ने असल वीडियो फॉरेंसिक के लिए फराहम की है। ये इसलिए भी अहम है कि अगर नून लीग का मकसद यह था कि वो इस वीडियो की बुनियाद पर नवाज शरीफ की रिहाई चाहती थी तो नून लीग असल वीडियो फराहम करती और इस वीडियो को जल्द से जल्द नवाज शरीफ की अपील का हिस्सा बनाती, मगर उन्होंने अब तक ये नहीं किया। इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के रहनुमा मोहसिन रांझा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जज अरशद मलिक का जो वीडियो केस था उस पर आज डिटेल जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें यह वाजे किया गया है कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देना सुप्रीम कोर्ट का या किसी इंक्वायरी कमीशन का काम नहीं है। उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। अगर बतौर शवाहिद इस वीडियो को जमा करवाया जाएगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका जायजा लेगी कि एविडेंस को रिकॉर्ड करवाया जा सकता है या नहीं, और इसके बाद जो भी कुछ करना है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। तो अहम सवाल यह पैदा होता है कि नून लीग इस वीडियो को मंजर आम पर लेकर आई, लेकिन अदालत में बतौर सबूत जमा करवाने की दरख्वास्त अब तक क्यों नहीं दी आप लोगों ने? देखिए जी, मामला जब पहली तो बात यह है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बीच में हम लोग नहीं गए इस मामले को लेके। अगर सुप्रीम कोर्ट में हम इस मामले को लेके नहीं गए तो हमारा तो ये इशू नहीं था। हम तो सुप्रीम कोर्ट से बाहर, हम तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हमारी ऑलरेडी अपील चल रही है, हम तो उसी को लेके आगे चल रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि कानूनी तौर पे जो हमारा फोरम है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, बिकॉज हमारी अपील पेंडिंग ही वहां पर है। और हमें अगर अभी तक उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस भी नहीं हुआ था, हमें बुलाया भी नहीं गया था। सिर्फ एफआईए की एक इंक्वायरी हुई है, जो मैं समझता हूँ कि एफआईए ने भी टाइम जाया किया है। एफआईए को जहां पे इंक्वायरी करनी चाहिए, जहां से उनको चीजें हासिल हो सकती हैं, फोरेंसिक कराने वाली बात जो है वो फोरेंसिक करवा लेती, वो अपनी इंक्वायरी को फोरेंसिक कंप्लीट कर लेती। उन्होंने फोरेंसिक नहीं कराया। वो चाहते तो वीडियो लिंक पे नासिर भट्ट की, अगर नासिर भट्ट समझता है पाकिस्तान आ सकता है तो वो आ जाए, अगर वो समझता है वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, तो किसी किस्म का खतरा है, तो वो वहां पे उसको फैसिलिटेट कर दे, वीडियो लिंक पे बैठ के अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दे। और अगर उसको कोर्ट प्रोटेक्शन देती तो कोर्ट अगर उसको प्रोटेक्शन देती तो वो आ भी जाता। लेकिन ये बात उस वक्त तक उस हद तक गई नहीं। तो हम तो लेकिन पहले मोहसिन साहब, आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पिटीशन आप लेके नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आपके जिस दिन से ये वीडियो आप मंजर आम पर लेकर आए हैं, आपके लोग बार बार ये बयान दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अब इसका नोटिस दे। हम देखते हैं कि अदालत क्या करती है। अदालत ने पिटीशन टेकअप की, आज जजमेंट आ गई है और वही बात आज अदालत ने की है, सुप्रीम कोर्ट ने की है, जो आपसे पहले भी की जा रही थी कि अपील नवाज शरीफ साहब की पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप अगर इसको बतौर सबवाना चाहते हैं तो वहां पे करवाने की कोशिश करें, जो फैसला करना है इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। ये तो पहले दिन से बहस जारी है इस पर। देखिए, हम तो अदालत उज़्मा के पाबंद हैं। अगर अदालत उज़्मा, हमने ये जरूर बात की कि आप इसका नोटिस लें, आप ये सारा मामला जो है इसको बिल्कुल इसको टेकअप करें, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई कमीशन बनाता, कोई प्रोब करता, कोई इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट करता, तो बिल्कुल हम जाते, वहां पे वीडियो भी देते, फोरेंसिक जो मटीरियल था, जो एविडेंस हमारे पास मौजूद था, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कुछ चीजें वहां पे जमा करवा देते। लेकिन हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें नोटिस तक भी नहीं हमारी तरफ आए। तो अभी ये हमारा कंसर्न ही नहीं था। अभी तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ने एक किस्म की प्रिलिमिनरी हियरिंग की है, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर सारी बात हुई है, और उन्होंने देखा ये है कि इसका मुतलका फोरम, ये तमाम वकला हजरात जो थे वो यही राय रख रहे थे मेजोरिटी के कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल्टीमेटली जाना है। मोहसिन साहब, तो अब क्या आपकी जमात इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके जाएगी, या जो आपका पुराना मौकिफ था उस पर आप कायम रहेंगे कि क्योंकि हमने ये वीडियो दिखा दी है, वीडियो लोगों के सामने आ चुकी है, तो लिहाजा नवाज शरीफ के ऊपर जो केस था उसको खत्म किया जाए, उनको बरी किया जाए? देखिए, दो किस्म की स्ट्रैटेजी है, एक कानूनी है और एक सियासी। सियासी में हमने अपना जो मामला थे, जो असल हकीकत थी, वो आवाम के सामने रखती है, और पाकिस्तान की आवाम भी जो है वो भी ये सोच रही है, समझ रही है कि अगर एक जज ये एडमिट कर रहा है, और ये क्वेश्चन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास भी, जहां मैंने ऑर्डर नहीं पढ़ा, कि डिटरमिन नहीं हो सका कि वो जो प्रेशर था जज साहब के ऊपर वो किस तरह से डाला जा रहा था। क्या वो हमारी तरफ से था, या वो कुछ उन चीजों की तरफ, उन लोगों की तरफ से था जो उसके ऊपर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करवाना चाह रहे थे। सही। अब ये तो डिटरमिन ही नहीं हुआ अभी तक। तो हमने अपना मुकदमा, हम ये समझते हैं कि हमने पाकिस्तान की आवाम के आगे सियासी जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हमने वो की है। कानूनी स्ट्रैटेजी जो हमारी है वो उससे अलग है, उसके बीच में हम देख रहे हैं मोहसिन साहब, अब तक तो आपकी कानूनी स्ट्रैटेजी थी नहीं। अब तक तो आप ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस लें, हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्या कानूनी स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं आप मेरी बात समझने की कोशिश करें।
सुप्रीम कोर्ट ने ये सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन गई है 184(3) की, आर्टिकल 184(3) के नीचे। ये नोटिस नहीं था, ये पिटीशन एक बंदे ने हाँ, डाली, कुछ मल्टीपल लोग और मल्टीपल भी साथ पिटिशंस थी जिसको टेकअप किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो लिया नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमें नोटिस करती तो हम सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाते, हमें बुला लेती, हम हाजिर हो जाते। सुप्रीम कोर्ट अगर वीडियो मांगती तो हम वीडियो का फोरेंसिक भी दे देते। हम तो इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर करे जिसमें हमें कलबे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून के मुताबिक, अब ये मैं कानूनी बात कर रहा हूँ कि ये फोरम ही नहीं था जहां पे ये पिटिशन चले गए थे। फोरम तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट था। हाँ, अब दो चीजें होंगी, एक उस जज की जो कॉन्डक्ट है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि उसका एफिडेविट और उसकी जो स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट है, उसका कॉन्डक्ट जो है वो मिसकॉन्डक्ट एस्टेब्लिश हो गया। जी। अब हम कहते हैं सियासी तौर पे हमारा आर्गुमेंट ये है कि जब मिसकॉन्डक्ट एस्टेब्लिश हो गया है, उसका कॉन्डक्ट जो है वो क्वेश्चन हो गया है, तो नवाज उस कॉन्डक्ट के वाले बंदे के जितने भी फैसले हैं, खासतौर पर ये स्पेसिफिक फैसला है जो उसके कॉन्डक्ट से रिलेटेड है, ये फैसला भी सेटिसाइड होना चाहिए। लेकिन अब ये बात जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे हमारी अपील पेंडिंग है, और अपील जो है उसकी तारीख जो है वो अदालत की तरफ से लगाई जा चुकी है और फिक्स है। और वो जब तारीख आएगी उससे पहले पहले हमारे जो वकला का पैनल है हमारा मुस्लिम लीग नून का, वो अब स्ट्रेटेजाइज कर लेगा। बिकॉज हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ देख रहे थे कि अब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जो चीज एग्रीमेंट करानी है या एविडेंस देनी है, ये हमारा लीगल जो फोरम है लॉयर्स का, अब वो डिसाइड करके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बना। लेकिन ये बात तो ठीक आप कह रहे हैं कि जज का मिसकंडक्ट वो तो वाजे है, इस जजमेंट में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि जो जज का मिसकंडक्ट था वो ट्रायल पर या इस फैसले पर असरअंदाज हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। ये भी आज जजमेंट में लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा। देखिए, जज का जो मिसकॉन्डक्ट है, जो मैं देख रहा हूँ कि जज की जो बात है वो फैसले के बाद की है, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो फैसले के बाद बता रहा है, रिवील कर रहा है कि जी मेरे साथ ये हुआ। अब फैसले के बाद वो बता रहा है, अब ये चीजें इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, जो लाहौर हाई कोर्ट में उसकी कॉन्डक्ट से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी, ये सारा एविडेंस वहां पे भी आना चाहिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी देखेगा उसको कि ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसको किस तरह से एवेल्युएट करते हैं। और अभी कोर्ट की हम तो ये कह रहे हैं कि मिसकॉन्डक्ट एस्टेब्लिश हो गई है। जज का आपको फोरेंसिक चाहिए, एफआईयू को असूली तौर पे फोरेंसिक करा लेना चाहिए था। अच्छा, ये और जो हमारे फोरेंसिक पास वाली उस बात है वीडियो मोहसिन की रंजा साहब, जरा ये बताइएगा कि एफआईए से ये सवाल हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज मोअज़्ज़िज़ जजेस ने ये सवाल किए कि अब तक आपने क्यों नहीं करवाया है, फोरेंसिक हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा जो असल वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो, वो हमें फराम नहीं की गई, जो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पर है वो वीडियोस इस वक्त अवेलेबल हैं। तो ये उन्होंने एक्सक्यूज बनाया या अपनी दलील दी। सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों के पास वो वीडियो है, वो ओरिजिनल वीडियो है, अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस केस पर फैसला हो तो आप लोगों ने वीडियो क्यों नहीं फराम की कि ये लें ओरिजिनल वीडियो, इसका फोरेंसिक करवा लें, अपनी तसल्ली कर लीजिए? ये क्यों नहीं किया आप लोगों ने? हमने एफआईए से कहा है कि आपको एफआईए को इंक्वायरी करने का एक तरीकाकार था। हमारे पास जो वीडियो है ओरिजिनल हमें नासिर भट्ट ने दी। नासिर भट्ट ही उसका जो है बेसिकली उसकी जो रिकॉर्ड कीप करता है, उसी कस्टोडियन भी वही है उस वीडियो का। आप जाएं उससे रब्ता करें। मैंने तो आपको तरीकाकार बताया कि एफआईए को असूली तौर पे करना ये चाहिए था कि वीडियो लिंक के जरिए हाई कमीशन में नासिर भट्ट को बुला लेते, उसका मौकफ ले लेते। अगर नासिर भट्ट ये कहता है कि मुझे किस तरह का इशू है तो वहां पे डिस्क्लोज कर देता और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देता। लेकिन ये तो बात उस तरफ गई नहीं है ना। एफआईए को असूली तौर पे ये वीडियो शबाज लेकिन असूली तौर पे ये भी बता दीजिए ना कि नासिर भट्ट साहब ने क्या करना चाहिए था, जिन्होंने वीडियो बनाई भी जज अरशद मलिक साहब की, जिन्होंने मरियम नवाज को ये कह के वीडियो दिखाई कि मेरे पास एक ऐसी वीडियो है जिससे नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल सकता है, उस मरियम नवाज ने मुलाकात की नासिर भट्ट से। वो नासिर भट्ट अब सिर्फ क्या इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहा था या कानूनी तौर पे इसको इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिलाना चाहता है? ये भी तो आप पूछे ना उनसे फिर। देखिए, अब आप हमने एक चीज कर दी है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम आवाम के सामने ले आए, वीडियो मौजूद है। लंदन में आपके पास अगर तो अब मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो खुद कोर्ट में है, उन्होंने एक क्राइटेरिया ले डाउन किया है, तो फिर अगर उसको प्रोटेक्शन देंगे तो नासिर भट्ट आ जाएगा, नासिर भट्ट पाकिस्तान आ जाएगा, उसको जिंदगी की प्रोटेक्शन मिल जाए तो वो आके जो वीडियो है उसका ओरिजिनल, मेरा ख्याल है उसको उसी को पता होगा कि वो क्या करेगा। मैं उसके बिहाफ पे तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर एफआईए इंक्वायरी अपनी इस डायरेक्शन में करे तो उनको वीडियो भी मिल जाएगी। हमने तो जो मरियम नवाज साहिबा ने भी यही बताया है अपने बयान में कि वीडियो जो है वो नासिर भट्ट के पास है, और नासिर भट्ट जो है वो इस वक्त बरतानिया में।
हाँ, तो ये आप नासिर बिल्कुल भट्ट ठीक कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज क्राइटेरिया ले डाउन किया है कि कौन सा वीडियो और ऑडियो एडमिसिबल हो सकता है, उसमें एक ये बात भी है कि जो वीडियो जिस शख्स ने बनाई हो उसका अदालत में आके गवाही देना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट या होगा, तो इसके बगैर तो ये एडमिसिबल ही नहीं होगी। तो अब आपने देखना है कि आपकी जमात का एक वर्कर जो कि चाहता था कि अपने ताहयात कायद को रिलीफ दिलाए, वो आता भी है अदालत में या नहीं आता है। नासिर भट्ट के बयान पे मैं पहले ही बता सकूं, मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर तवक्को करूंगा कि अगर नासिर भट्ट ने ये समझा कि हमारे क़यादत के साथ ये ज्यादती हुई है और एक प्रेशर के अंदर लाके एक फैसला करवाया गया उससे, तो मुझे उम्मीद है कि नासिर भट्ट ने अगर वीडियो उसके पास है, ये सबूत है, वो आएगा अदालत में। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन रांझा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि एक सियासी स्ट्रैटेजी थी, अब हमारी जो लीगल टीम है वो इस पे कानूनी स्ट्रैटेजी भी बनाएगी कि इस मामले को आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ कैसे लेके जाना है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ एक और अहम इशू पे बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबर्स को कल अपॉइंट किया गया। ये मामला पिछले कई माह से ताखीर का शिकार था। जनवरी में 2 मेंबर्स, सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबर्स रिटायर हुए थे। आइन के मुताबिक 45 दिन में उनकी तकर्री हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये मामला मार्च में नहीं तय पाया और अब कल जाकर जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि खालिद महमूद सिद्दीकी को मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध मुकर्रर किया गया, जबकि मुनीर अहमद खान को मेंबर बलूचिस्तान मुकर्रर किया गया। आज अब से कुछ देर पहले जराए से यह खबर सामने आई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा ने इन दोनों का हल्फ लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनका जो खबर आई है उसके मुताबिक ये गैर आईनी अपॉइंटमेंट है। ये तो मौक़िफ़ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इससे पहले जो अपोजिशन के लोग हैं, जिसमें खुर्शीद शाह इस बात से अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि ये गैर आईनी है। नून लीग का भी इसमें मौक़िफ़ आ चुका है कि जो तकर्री की गई है ये गैर आईनी और गैर पार्लिमानी है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ फ़रूक नसीम। फ़रूक, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है इस पूरे मामले में, और अब फाइनली जो अपॉइंटमेंट हुई है उसको भी अपोजिशन चैलेंज कर रही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये कह चुके हैं कि वो हल्फ नहीं लेंगे। देखिए, जहाँ तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं मेरे बड़े मोहतरम हैं, मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी पहले भी नहीं की, आइंदा भी नहीं करूँगा, लेकिन उनके पास कोई जवाज़ या जुरिस्डिक्शन नहीं है ओथ ना देने का। जो आर्टिकल 214 में उनको ओथ देना है, नोटिफिकेशन अगर सामने आए तो उनको ओथ देना है, ये रिक्वायरमेंट है। और वो एज अ हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज आर्टिकल 199 में या 184(3) में जुरिस्डिक्शन उनकी नहीं है कि वो वहाँ बैठे हों, वैलिडिटी चेक करें अपॉइंटमेंट्स की, कोई को वारंटो वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू डेफरेंस, इज़्ज़त के साथ उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है ये ओथ ना लेने का। और मेरे ख़्याल में अगर उन्होंने ऐसा किया है, जो कि किया है, जो ख़त आया है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास, तो वो विद ड्यू रिस्पेक्ट अगेन गैर आईनी है। और कोई ऐसा किसी के पास, ओथ लेने वाले के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं होता कि वो ओथ लेने से मना कर दे। अब इसका रद्द अमल ये देखिए कि अभी मेरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं अमानुल्लाह कंदानी साहब, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने पहले तो मुझे मुबारकबाद दी कि आपने बहुत ही अच्छे लोगों का गवर्नमेंट ने सिलेक्शन किया। मैंने कहा नहीं जी, मैंने नहीं किया, सदर पाकिस्तान ने अपने दानिस्त में किया। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुबारकबाद सदर पाकिस्तान को दी और उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़ोर से पूरे जो कम्युनिटी है, लॉयर कम्युनिटी है पाकिस्तान की, इस पे प्रोटेस्ट करेंगे। और वो डिमांड कर रहे हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो ओथ लें और बाकी जो वो कार्रवाई करेंगे तो वो जाने। लेकिन मैंने उनसे ये गुजारिश ज़रूर की है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जो इज़्ज़त और वक़ार है उसमें बिल्कुल कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। लेकिन फ़रूक नसीम साहब ज़रा बताइए, दो अहम बातें हैं। एक तो ये बता दीजिए कि अगर वो इनकार कर देते हैं कि मैं हल्फ नहीं लूँगा तो फिर क्या होगा? कोई और शख्स हल्फ ले सकता है उनकी जगह, या क्या होगा प्रोसीजर फिर इसका? उसमें जो आर्टिकल 255 सब आर्टिकल 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो, लफ्ज़ है इम्प्रैक्टिकेबल, अगर वो हो जाए ओथ लेना उस शख्स के लिए जिसको ओथ देना है, तो वही नॉमिनेट करे किसी और शख्स को।
तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अगर ख़ुद ओथ नहीं देना चाहते तो आर्टिकल 255 सब आर्टिकल 2 के तहत किसी और को नॉमिनेट कर दें, अपने किसी मुअज़्ज़ज़ एग्जिस्टिंग इलेक्शन कमिश्नर को नॉमिनेट कर दें या किसी और को नॉमिनेट कर दें जो वो ओथ ले ले। अब ये भी पेचीदा मामला है कि वो खुद अगर हल्फ नहीं ले रहे तो वो किसी और को क्यों अपॉइंट करेंगे, जब वो ये समझते हैं कि जो पूरा जो प्रोसीजर था वो गैर आईनी था, गैर पार्लिमानी था। तो फिर अगर इस तरह की वजह तो फिर वो खुद भी हल्फ नहीं ले रहे, वो किसी और को क्यों नॉमिनेट करेंगे? और जरा इस पर भी रोशनी डालें कि क्या उनकी ये बात दुरुस्त है कि ये जो इकदाम उठाया गया है ये गैर आईनी इकदाम है? बहुत शुक्रिया शहजाद, बहुत ही ज़बरदस्त सही सवाल आपने किया। देखिए, गैर आईनी तो जब इक़दाम होता है कि अगर कोई प्रिस्क्राइब प्रोसीजर हो और उसको फॉलो ना किया जाए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक डेडलॉक आ गया। जो इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है वो इस तरह होता है कि अपॉइंटमेंट तो सदर करते हैं, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी शहबाज शरीफ साहब, उनको कंसल्टेशन करनी है और बाय कंसेंट एक नाम देना है। अब दोनों की कंसल्टेशन इन राइटिंग हुई, डेडलॉक आ गया। सेकंड प्रोसीजर ये है कि फिर एक पार्लिमानी कमेटी है जिसमें आधे लोग जो हैं अपोजिशन के हैं, आधे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं, और उसमें 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी से कंसेंसस हो, वहाँ भी मुतअद्दिद बार डेडलॉक हो गया। तो अब सिचुएशन ये है कि जब प्रिस्क्राइब प्रोसीजर नहीं है किसी चीज़ का आइन में, कानून में, तो फिर गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर ख़ुद प्रिस्क्राइब करना है जो कि न्यूट्रलिटी की सेम्बलेंस रखे। क्योंकि अगर ऐसा डेडलॉक हो जाए तो फिर क्या गवर्नमेंट या स्टेट डिसफंक्शनल हो जाए, अपॉइंटमेंट्स ना हो। अच्छा, एक जो तौजीह दी जाती है वो ये है, आर्टिकल 186 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ली जाए और एडवाइजरी ओपिनियन ली जाए। और 2013 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें एक जज साहब जो हैं उनकी ये ओपिनियन है कि जी ऐसी सिचुएशन में आप 186 की ओपिनियन ले लें, बल्कि लेना चाहिए। अब वो 3 मेंबर का या 5 मेंबर का जजमेंट है, लेकिन जो 7 मेंबर का जजमेंट 1997 का है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये बात लिखी है कि आर्टिकल 186 मैंडेटरी नहीं है और ये सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियन होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए और कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं हो तो फिर ये जो गवर्नमेंट डिवाइस करे प्रोसीजर न्यूट्रलिटी के साथ, और सदर जो होता है, गवर्नर होता है या जो क्वीन होती है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी में एक न्यूट्रल इदारा है, ये न्यूट्रल एंटिटी है। सुप्रीम कोर्ट के 4-5 जजमेंट्स यही हैं। तो फिर यहाँ जब ऐसा डेडलॉक हुआ तो लॉ मिनिस्ट्री से ओपिनियन ली गई, हमें भी बड़ी शशोपंज हुई। या तो हम लिख के भेज देते हैं कि नहीं जी डेडलॉक हो गया, लेकिन आगे इसका रास्ता क्या होना है? लेकिन ये बेहतर नहीं होता अगर आप कह रहे हैं कि एक जजमेंट में ये कहा भी गया था कि लीगल ओपिनियन ले लिया जाए, जुडिशरी से ओपिनियन ले लिया जाए, तो बेहतर नहीं होता कि ओपिनियन लेके ये फैसला किया जाता? क्योंकि अब भी मुमकिन है कि इस फैसले को चैलेंज कर दिया जाए अदालत में। मैं गुजारिश करूं, बिल्कुल चैलेंज हो सकता है और चैलेंज होगा, लेकिन उसकी मेरिट तो अदालत ने डिसाइड करनी है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास ओथ ना देने का कोई जवाज़ या जुरिस्डिक्शन नहीं है। इस वक्त तो हम ये बात कर रहे हैं। तो अब अगर 97 का अगर आप फैसला अल जिहाद ट्रस्ट का पढ़ें जो 7 मेंबर बेंच का है, तो उसमें आर्टिकल 186 के बारे में ये कहा गया है कि ये एडवाइजरी नेचर का है, मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोई फ़ैसला करती है तो अब कोई मैनेजेबल स्टैंडर्ड तो है नहीं, कोई प्रिस्क्राइब प्रोसीजर तो है नहीं, तो फिर क्या प्रोसीजर होना चाहिए? तो प्रोसीजर अगर गवर्नमेंट ने कोई डिवाइस किया, उसके बाद ये मामला गया स्पीकर साहब के पास, क्योंकि ये एक आप ये देखें पार्लिमानी कमेटी थी, तो इसलिए स्पीकर साहब के पास गया। स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी इसमें, और स्पीकर की जो रूलिंग होती है वो चैलेंजेबल नहीं होती। उन्होंने ये रूलिंग दी कि लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी सारी चीज़ देख के फिर यही कहा कि लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन जो है आई कंकर, बिल्कुल ठीक है। और ओपिनियन क्या थी? ओपिनियन ये थी कि ना आप गवर्नमेंट से पूछें, ना आप अपोजिशन से पूछें, सारी की सारी लिस्टें जो हैं आप सदर पाकिस्तान के पास भेजें, जो सारे बायोडेटा देखें और जो बेस्ट आदमी है उसको अपॉइंट करें। आज जितने ये वकला और ये हुस्न इत्तेफाक है कि प्रेसिडेंट साहब ने जो दोनों नाम चूज किए वो दोनों नाम वो थे जो की तरफ से पार्लिमानी कमेटी को भेजे गए थे, और क्योंकि सदर पाकिस्तान भी तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा रह चुके हैं, तो ये ऑब्वियस था कि वो वही नाम चूज करते जो कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भेजे गए थे।
बजाय इसके कि आपको opposition एक की तरफ से हुस्ने मिले गए। इत्तेफाक, जी। ठीक है आपकी बात आ गई, मेरी बात सुने, एक हुस्ने इत्तेफाक और बता दूं, ये जितना वकील जो खड़ा हुआ है, जितना ये अमानुल्लाह कंदरानी है सुप्रीम कोर्ट का, जितना बलूचिस्तान बार काउंसिल का वकील खड़ा हुआ है, वो ये कह रहा है कि इन लिस्टों में सबसे बेहतर चॉइस ये थी, ये वकला कह रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये तो बात होगी बाद में, लेकिन क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो हलफ ना लेने का जवाज़ है, जुरिस्डिक्शन है? ये उसी तरह है कि कभी कभी जज जो हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स में फ्लॉ हो जाता है, तो सदर पाकिस्तान कहें कि जी नहीं ये मैं तो वोट नहीं दूंगा, सही, या ठीक है। चीफ तो आप जस्टिस कह रहे के हैं मैं वोट ये नहीं दूंगा, कानूनी ऐसा और कभी आईनी नहीं रास्ता हुआ। उनके पास है नहीं कि वो हल्फ नहीं लेते, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये Yes, मुमकिन है कि अगर उनके वो पास किसी वजह choice से हल्फ नहीं नहीं ले सकते तो वो किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं। फरूक नसीम जी हाँ, साहब, आज ऐसे ही, एक अहम ऐसे ही। केस का फैसला आया है। साबिक जज अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल जो था, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर अपनी तफसीली जजमेंट जारी कर दी है। जी शहजाद, एक चीज़, आई एम सॉरी, एक चीज़ जल्दी से मैं और बता दूं कि इसमें एक और भी एस्पेक्ट है। देखें, चीफ जो इलेक्शन कमीशन है डिसफंक्शनल है। पंजाब की जो लोकल बॉडीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं, उनके इलेक्शन होने हैं। केपीके की लोकल बॉडीज़ हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। तो इलेक्शन कमीशन को डिसफंक्शनल नहीं रखा जा सकता, अदरवाइज़ ये आर्टिकल 140A की वायलेशन होगी अगर इलेक्शन जो है लोकल बॉडीज़ के एक्सपेडिशियसली ना किए जाए। लेकिन फरूक नसीम साहब, ऐसे मामला में ये भी अक्सर देखा जाता है या कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसको थोड़ा सा मुजाहरा करना चाहिए, बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। आप लोग जब ऑपोजिशन में थे यानी कि तहरीक इंसाफ, उस वक्त भी वो यही कहते थे। तो यहाँ पे मामला 2 मेंबर्स का है, आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी रिटायरमेंट का वक्त आएगा, तब भी कंसल्टेशन नहीं हो सकेगी। तो कोई मामला तो आपको ऐसे निकालना है कि अफाम तफहीम से हल हो जाए, बजाय इसके कि हम कोई ऐसे टेरिटरी में चले जाएं जहाँ पे आइन साइलेंट है। मैं आप गुजारिश करूँ ना, एक्चुअली यही इर्तिका का मरहला है, और जो 18वीं तरमीम में और ये जो प्रोविजंस आए हैं उसका अब नुक्स पता चल रहा है। लेकिन इसी तरह होता है, एवोल्यूशन ऐसे ही होती है। लेकिन अगर 2 फरीक़ैन पोल्स अपार्ट हों, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, अगर गवर्नमेंट कहती है ए और अपोजिशन कहती है जेड, और वो बीच में जब आएंगे, जब अपोजिशन को ऐसी कोई कंसेशंस मिले, रिप्रीव्स मिले जिसके लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं हो, तो फिर ये आप समझे कंसेंसस ओरिएंटेड चीज़ नहीं हो सकती, ये कंसेंसस नहीं हो सकता, क्योंकि इतना पोल्स अपार्ट अगर चीज़ हो सही। फरूक साहब, आज की जजमेंट के हवाले से आ जाए, और आपको पता है कि जजमेंट में एक बात तो बड़े वाजे तौर पे लिखी हुई है। आसिफ सईद खोसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये रिटन जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जज का कंडक्ट था उसने हज़ारों जो दूसरे जजेस काम कर रहे हैं उनका सर शर्म से झुका दिया है। अब इस हवाले से जो पिछली हेयरिंग थी उसमें भी बड़े सख्त रिमार्क्स आए थे, और ये पूछा गया था कि वफाकी हुकूमत ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्या वजह को रिपैट्रिएट नहीं किया था लाहौर हाई कोर्ट पहले। क्या कहेंगे इस पे आप, क्यों इसमें सुस्ती दिखाई गई आपकी मिनिस्ट्री की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से? थैंक यू वेरी मच, अगेन आई एम थैंकफुल। आपने सवाल किया, इसका जवाब मैं दे भी चुका हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और का सिंपल जवाब ये है कि हमारे पास जब मरासला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो वो एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, बड़े मोतबर आदमी हैं, उनकी तरफ से आया। अब जब अल जिहाद ट्रस्ट का 1996 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निकाला, जो कि बाइंडिंग है हम पे आर्टिकल 189 के तहत, उसमें इस तरह की बात लिखी है कि परमानेंट नेचर के जो फैसले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ परमानेंट चीफ जस्टिस कर सकता है। तो हमने फिर किया ये, सोचा ये कि इनको वहाँ से काम से हटा दिया और इनको OSD बना दिया, और जैसे ही, और फिर हमने ये बात भी सामने रखी, उसके बाद जब परमानेंट चीफ जस्टिस छुट्टियों से वापस आए, उन्होंने जैसे ही हमें ये मरासला हमें मिला, हमें सेकंड नहीं लगाए और इमीडिएटली उसको उन जज साहब को, और वो कल हुआ था, यानी कि वापस सुप्रीम कोर्ट के जो सख्त रिमार्क्स थे उसके बाद। लेकिन मसला ये है कि आपने जो नहीं, एक मिनट ठहर जाए ना, आपने बात की, मैं जवाब दूँ। देखें, ये हमारे पास मरासला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परमानेंट चीफ जस्टिस का भी कल आया है, तो जैसे ही वो आया हमने फ़ौरन इनको जो है रिपैट्रिएट किया, और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया, उन्होंने उनको रिपैट्रिएट किया। तो इन अदर वर्ड्स हमारी तरफ से, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से 1 सेकंड की डिले नहीं है, और यही वजह है, यही वजह है शायद। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजह बताई, और अभी आपने कहा कि उस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, अटॉर्नी जनरल ने अदालत में जब ये रिमार्क्स दिए गए तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम इंटरोगेट कर रहे थे जज अरशद मलिक को, तो इंटरोगेशन वजह थी या फिर ये एक्टिंग चीफ जस्टिस का होना वजह थी? ठहर जाना, अटॉर्नी जनरल साहब मेरे बड़े भाई हैं, ज़बरदस्त आदमी है।
मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालें और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसमें यही बात है जो मैं आज कह रहा हूँ। मैं हमारा स्टैंड जो है, लॉ मिनिस्ट्री का स्टैंड अलग नहीं है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरे, यही शायद वजह है कि आज का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कोई ऐसा रिमार्क्स नहीं है लॉ मिनिस्ट्री के बारे में या फेडरल गवर्नमेंट के बारे में। और देखें, ये जजेस का अपना मामला है, इंटरनल मामला है, वो कैसे इन जज साहब से निपटते हैं, क्या उनको चार्जशीट करते हैं, नहीं करते, ये जुडिशरी का मामला है, इससे लॉ मिनिस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि एक मिसकॉन्डक्ट जो है वो वाजे हो चुका है। अब एक तो ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब नवाज शरीफ साहब की अपील का मामला जाएगा तो देखा जाएगा कि इनकॉन्डक्ट है वो ट्रायल पर और फैसले पर असरअंदाज हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन मुझे एक बात बताइए फ़ारूक नसीम साहब, क्या ये सिर्फ स्पेसिफिक होगा टू नवाज शरीफ केस, या जब इनका मिसकॉन्डक्ट अगर साबित हो चुका है तो जितनी भी इन्होंने फैसले दिए पिछले 1 साल में, खासतौर पर जब ये आए हैं एहतसाब अदालत में, उन सब पर नजरसानी करने की जरूरत होगी, या कोई शख्स जिसके खिलाफ फैसला आया है वो फरीक लेके जा सकता है दरख्वास्त के मेरे खिलाफ भी इस जज ने फैसला दिया था, मेरी दरख्वास्त भी आप सुन लीजिए? मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला किसी और केस के लिए होगा, क्योंकि उन केसों में टेपें शेपें थोड़ी हैं। उन केस में ये थोड़ी है क्योंकि ब्लैकमेल हो रहा है या नहीं हो रहा। और जहाँ तक कि आप मिसकॉन्डक्ट की बात कर रहे हैं, अभी ये डिटर्मिनेशन नहीं हुआ, ये तो अब प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ चलेंगी, जो अगर चलती हैं वो जुडिशरी जाने, वो जज साहब जाने। अगर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड बड़ा वाजे कर दिया। अगर वो ये कहते हैं कि एक जज की वजह से हजारों जजेस का सर शर्म से झुक गया है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इन द जजमेंट, ये जजमेंट का हिस्सा है। नहीं, वो है, लेकिन थोड़ा सा मैं जो जितनी अब प्रोसीजर रह गया है मेरे ख्याल से जो काम करने का है। नहीं, सुन तो ले यार, नहीं शहजाद सुन तो ले। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी है, वो ऑब्जर्वेशन सैल्यूटरी है, अब हमारे सर आंखों पे है। हमारा तो खैर इससे ताल्लुक़ कोई नहीं है, लेकिन उन जज साहब की या किसी और की मैं सिर्फ इतनी बात कर दूं कि जब भी वो प्रोसीडिंग्स उनके ख़िलाफ़ चलती हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो मिसकॉन्डक्ट का जो डिटर्मिनेशन होगा वो अलग से होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन साइड किया जाएगा, कोर्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोसीडिंग्स अब नहीं चलेंगी, प्रोसीडिंग्स चल के डिटर्मिनेशन होगा। अच्छा, आपने कहा कि दूसरे केसेस को शायद इसलिए नहीं खोला जा सकता, उनमें वीडियो का कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन जो बाबर अवान साहब का केस था, बाबर अवान साहब को इन्हीं जज साहब ने जो है बरी किया था। अब आपको याद होगा जावेद चौधरी साहब का एक खत था जिसमें उन्होंने एक मजमून था जिसमें उन्होंने इंटरव्यू पूरा जो है किया था नायब चेयरमैन साहब का। उसमें बाबर अवान साहब के मुतालिक, ये केस के मुतालिक ये कोट किया गया था कि नायब चेयरमैन कहते हैं कि मुझ पे दबाव है, मुझ पे प्रेशर है उनके केस को भी लेके। तो अब क्योंकि बाबर अवान के केस में जो फरीक है वो नैब है, तो क्या आपके ख्याल में नैब अब ये पोजीशन ले सकती है कि अरशद मलिक साहब ने हमारे खिलाफ जाकर बाबर अवान साहब को बरी कर दिया है तो हमारा केस भी दोबारा सुनिए, क्या ये मुमकिन है? देखिए, बाबर अवान मेरा भाई है, बाबर अवान मेरा बड़ा भाई है, मेरे दोस्त हैं, मोहतरम वकील हैं। क्योंकि आपने एक पर्सन स्पेसिफिक सवाल किया है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, प्लीज़ शहजाद, मैं एम्बेरस होता हूँ, प्लीज़। लेकिन देखिए, बाबर अवान साहब आपके भाई ज़रूर होंगे, बट एक नैब भी है जिसको तगड़ा करने का आप लोगों ने एक अज़म उठाया है ना कि हम नैब को सपोर्ट करेंगे। अब नैब फरीक है जो कि मुतासर हुआ है इस जजमेंट से। बाबर अवान बरी हुए हैं, नैब मुतासर हुआ है, तो नैब के पास क्या ये इख्तियार होगा कि वो भी दरख्वास्त लेके जाए इस केस में? मैं आपको चीफ चेयरमैन साहब का नैब का नंबर दे देता हूँ, उनसे बात कर लें, उनसे पूछें सवाल, मुझसे नहीं बनता आपका ये सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक नसीम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक, इसके बाद पैटफ के हवाले से क्या खबर है, कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। भारतीय मीडिया आज दोपहर से ये शोर मचाता रहा, ये ढंडोरा पीटता रहा कि पैटफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। भारतीय मीडिया दावा करता रहा कि एपीजी ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा और अब पाकिस्तान पैटफ की ब्लैकलिस्ट में भी जा सकता है। मगर भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे से हटकर हकीकत यह है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को किसी ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला है। एशिया पैसिफिक ग्रुप को इस बात का इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी रुकन मुल्क को ब्लैकलिस्ट में डाल सके। एशिया पैसिफिक ग्रुप का 22वां सालाना इजलास ऑस्ट्रेलिया में 6 रोज से जारी था, जो आज इख्तिताम को पहुंचा है। इजलास के इख्तिताम पर एपीजी ने जो बयान जारी किया है, इसमें पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने का कोई जिक्र नहीं है, मगर इसके बावजूद भारतीय मीडिया ने नामालूम जराए का हवाला देकर यह झूठा दावा किया कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। हकीकत यह है कि एपीजी ने सालाना इजलास के इख्तिताम पर पाकिस्तान को इनहैंस्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा है।
इस लिस्ट को ब्लैकलिस्ट तो नहीं करार दिया जा सकता, लेकिन इस लिस्ट में आना भी पाकिस्तान के लिए तशवीश की बात है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक एपीजी ने अपनी मुश्तरका जायजा रिपोर्ट में पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ कोशिशों को नाकाफी करार दिया है। इनहैंस मॉनिटरिंग लिस्ट में आने के बाद फैटेफ की ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान की मुश्किलात में भी इजाफा हो सकता है। इनहैंस मॉनिटरिंग की पहली रिपोर्ट अगले साल फरवरी में पेश की जाएगी और इसलिए पाकिस्तान के पास अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ 6 माह का वक्त है। इनहैंस मॉनिटरिंग लिस्ट में जाने के बाद पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद क्या इजाफा हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के नुमाइंदे शहबाज राना। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये कि इंडियन मीडिया सुबह से प्रोपेगेंडा करता रहा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, ये खबर तो बिल्कुल गलत है। इनहैंस मॉनिटरिंग लिस्ट पे पाकिस्तान को डाला गया है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क समझने की ज़रूरत है। जो ब्लैक लिस्ट करने की जो पावर्स हैं या जो मैंडेट है वो एपीजी का कभी भी नहीं रहा। एपीजी मॉनिटरिंग करता है और वो ऑन साइट विजिट्स करता है, आपके पूरे सिस्टम्स को वो परखता है, समझता है। पाकिस्तान जो है वो FATF का मेंबर भी नहीं है, पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप का मेंबर है। तो पाकिस्तान में जो भी म्यूचुअल एवेल्यूएशन हो रही थी जिसकी बुनियाद पर ये सारे फैसले हुए हैं, ये पिछले कुछ 1.5-2 साल से चल रही थी। PMLN के टाइम से ये प्रोसेस चल रहा था। इसके कुछ 4 इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट्स बनी थी, उसकी बेस के ऊपर ये फाइनल रिपोर्ट बनी है और अडॉप्ट हुई है। तो इंडियन मीडिया का ये दावा कि जी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, वो हकीकत के मुतरादिफ था। उसका रिएक्शन आपने देख लिया, गालिबन एक जियो ही की खबर बेल्जियम से आई है कि वहाँ आपके जो नुमाइंदे उन्होंने वहाँ से उनसे फीडबैक लिया है और उन्होंने भी कहा कि हम उसको पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं किया। और ये बात वैसे भी एक मानने वाली नहीं थी। आपको पता है कि फैटेफ का जो प्लेनरी है वो अक्टूबर में होने वाली, तो उसमें ही कोई फैसला एक्सपेक्टेड था कि हम ग्रे में रहेंगे, वाइट होंगे या हम ब्लैक हो जाएंगे। तो इस स्टेज के ऊपर जैसा कि आपने बताया है कि हालात तो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम ब्लैक लिस्ट हो गए और ना ही ये APG का मैंडेट है। अब प्रॉब्लम ये है कि अनलाइक पास्ट, पहले हमारा ये आपको बताता चलूँ कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान की तीसरी म्यूचुअल एवेल्यूएशन रिपोर्ट थी। पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ हमारे ऊपर जो दुनिया का फोकस है वो ज़्यादा है और ये 5 साल में दूसरी दफ़ा हुआ कि हमारी रिपोर्ट इस तरह की बनी है और उसकी बेस पे ये सारी फाइंडिंग्स आई हैं। तो म्यूचुअल एवेल्यूएशन में अब हम अपना अगले 6 माह में हम इनको एक और रिपोर्ट आज अगर पाकिस्तान को इनहैंस मॉनिटरिंग लिस्ट में डाला गया है तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी या चांसेस क्या बढ़ जाएंगे कि अब हमारे पे जो तलवार लटक रही थी एक ब्लैक लिस्ट में जाने की वो ज़्यादा अब खतरनाक होगी? देखिए पाकिस्तान के ऊपर अब जो प्रेशर है वो मुस्तकिल एक रहेगा जब तक ये जो आपकी इनकी इनहैंस मॉनिटरिंग है उससे बाहर नहीं निकलता। इनको एटलीस्ट एक रिपोर्ट फरवरी में देना पड़ेगी और फिर एक अगले साल अगस्त सितंबर में, इन्हीं दिनों में इनको एक रिपोर्ट देना होगी। उसकी बेस पे फिर फरवरी शायद उससे जब 2021 में कोई इसके ऊपर डिसीजन आए या सितंबर में, गॉड नोज़। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये हो गया है कि हम दुनिया के रडार के ऊपर आगे हैं, हमारे ऊपर कॉन्स्टेंटली प्रेशर रहेगा, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन वीक है। तो एक जो इस वक्त एक आपको ओवरऑल सिचुएशन बन रही है वो इतनी पॉजिटिव नहीं बन रही। हम IMF के प्रोग्राम है, वहाँ पे हमारी कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग हो रही है। हुकूमत के पास इस वक्त इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में लिबर्टी नहीं है। हुकूमत किसी भी जगह पे कोई रिलीफ नहीं दे सकती IMF की वजह से। इस साइड पे हमें प्रॉब्लम आ गया क्योंकि हमारा AML रजीम और CFT में हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम मॉनिटरिंग में चलेंगे। 2 चीज़ें बता दें, एक तो ये कि जो अक्टूबर में फैटेफ का फैसला आना है, आज का ये डिसीजन जो है उस पर कैसे असरअंदाज हो सकता है, और दूसरा जो पाकिस्तान ने अब कोई 3 एक्सपर्ट्स भी गालिबन हायर किए हैं जो कि पाकिस्तान की मुआवनत करेंगे कि किस तरीके से हम इन तमाम जो रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं पाकिस्तान के लिए। जो हुकूमत को कुछ अर्सा काम पहले शुरू कर देना चाहिए था, गालिबन फरवरी 2018 से ये काम शुरू हो जाना चाहिए था, वो काम शुरू हुआ है मार्च-अप्रैल 2019 में। तो उसका हमें एक चीज़ हमें सिल्वर लाइनिंग मुझे नज़र ये आ रही है कि शायद जो फरवरी 2020 में हम रिपोर्ट देंगे उसमें हम बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। यहाँ पर यह चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो APG का आज का जो फैसला है वो फरवरी 2018 से लेके अक्टूबर 2018 के पीरियड में जो मॉनिटरिंग हुई तो उसके ऊपर आया। उसके बाद की जो कोशिशें हैं, जो इंप्रूवमेंट है, वो इसमें रिकग्नाइज नहीं है और एक्नॉलेज नहीं हुई। और ये हमें पता था कि ऐसा नहीं होगा, तो वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसका एक इंटरनल हमने एक एक्शन प्लान एक बनाया हुआ है। वो एक्शन प्लान गालिबन 145 पॉइंट्स का होगा, हम इंप्लीमेंट करेंगे। जहाँ तक आपका ये सवाल, उसके जो अक्टूबर के ऊपर इसकी इंप्लीकेशन जो है वो डेफिनेटली उसके ऊपर ये एडवर्स थोड़ी सी इंप्लीकेशन इसकी आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।